शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आज पूरे विश्व में, हमारे देश में कोरोना की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है और इसकी वजह से हम हमारे बहुत सारे अपनों को खो रहे हैं और दिन ब दिन हमारी मानसिक हालत में भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। एक नई ही दुनिया में, एक अनोखी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं जो हमारे लिए शायद उतनी अच्छी नहीं है। रोज़ सुबह हम लोग जागते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि हमारे वो बुज़ुर्ग रिलेटिव जो हमसे 100 मील दूर रहते हैं वो ठीक तो है ना, या हमारी बुआ, हमारे चाचा, हमारी मामा सब ठीक तो है ना, स्वस्थ है ना। तो ये चिंता हमें हमेशा सताती रहती है और अपनों को खोने का दुख तो बहुत होता है और उन लोगों को खोने का भी दुख होता है जिन्होंने हमारे बचपन को संवारा है, जिन्होंने हमारे टीनेज को शायद एक नई दिशा दिखाई है, जिनके काम ने हमें मोटिवेट किया है या जिनके काम ने हमें बेहद एंटरटेन किया है। तो ऐसे ही एक एंटरटेनर, ऐसे ही एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर की याद में ये वीडियो समर्पित है, जिनका नाम था श्रवण राठौर और वो 90 के दशक के जाने माने सबसे बड़े संगीतकार डुओ नदीम श्रवण के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थे। उनका देहांत हाल ही में हो गया। इसी अतिमारी के चलते, इसी कोविड-19 के चलते उनका देहांत हुआ है। और ये आप सब जानते होंगे कि वो कुंभ मेला में गए थे, उसके बाद उन्हें कोविड का इन्फेक्शन हो गया और कम उम्र में ही, मतलब ये कोई जाने की उम्र तो थी नहीं उनकी, कम उम्र में ही उनका निधन हो गया। तो नदीम श्रवण, ये नाम सुनते ही कोई भी जो 90 के दशक का टीनेजर होगा या 90 के दशक में जिसने अपना बचपन बिताया होगा, उनके दिमाग में कई सारी फिल्में, कई सारे सुपरहिट गाने अपने आप ही आ जाते होंगे। तो कैसे हुआ उनका ये सफ़र शुरू, कितना स्ट्रगल किया उन्होंने, और मेरे विचार से, पर्सनली मेरे विचार से उनके टॉप 12 एल्बम कौन से हैं, इसी को लेकर मेरा ये वीडियो है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो देखिए, मैं पूरी ईमानदारी से हमेशा कहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तभी इसको लाइक, शेयर या सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नदीम श्रवण यानी कि नदीम सैफी और श्रवण राठौर, कहा जाता है कि बॉलीवुड में किसी एक पार्टी में मिले थे। उनके म्यूजिकल टेस्ट में सिमिलैरिटी होने के कारण उन्होंने अपनी एक जोड़ी बनाई। जैसे पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे, हुस्नलाल भगत राम बहुत पहले थे, फिर कल्याण जी आनंद जी थे, सोनी कोमी थे, तो इसी तरह उन्होंने भी अपनी एक जोड़ी बनाई, नदीम श्रवण। लेकिन उनको सक्सेस बहुत जल्दी नहीं मिली। उन्होंने अपना सफ़र, आप हैरान हो जाएंगे, उन्होंने अपना सफ़र 1982 में शुरू किया था। 1982 में उनकी पहली रिलीज फिल्म थी मैंने जीना सीख लिया। इसमें काजोल, किरण जैसे कलाकार थे और इसका टाइटल सॉन्ग थोड़ा बहुत पॉपुलर हुआ था, वरना ना ही फिल्म चली ना ही उसका संगीत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। हालांकि उन्होंने जो पहली फिल्म साइन की थी वो थी मोहन भकड़ी द्वारा निर्देशित अपराधी कौन, जो कि हॉरर फिल्म के जाने माने एक्टर और सीरियल्स के एक जमाने के जाने माने एक्टर जावेद खान की डेब्यू फिल्म थी बतौर हीरो। तो उसके बाद वो छोटे मोटे बजट की फिल्मों में ज़्यादातर काम करते रहे। उनका जो पहला गाना था, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि बिना का गीतमाला में उनका पहला गाना जो था वो जुल्म को जला दूंगा एक फिल्म थी, उस फिल्म का एक गाना था दिल बहल जाता है तेरे नाम से, मोहम्मद अजीज साहब का गाया हुआ था और साथ में आशा भोसले थी। उसके बाद उन्हें पहली बिग बजट ए ग्रेड की फिल्म मिली 1989 में, वो फिल्म थी इलाका। इलाका में किशोरदा ने उनके लिए गाना गाया था और वो दोनों गाने बहुत लोकप्रिय हुए। दोनों गाना ही शराबी मूड का गाना था, आज मुझे पीने दे और खाली बोतल की तरह जिंदगी है खाली। लेकिन उनको सबसे बड़ा ब्रेक, जो रियल ब्रेक आप सब जानते ही होंगे, वो सबसे बड़ा ब्रेक मिला था महेश भट्ट की आशिकी से। उसके एक एक गाने ने तहलका मचा दिया था पूरे भारत में। एक एक गाने से जो सारा यूथ था उस जमाने का वो झूम उठा था और इस गाने के, मतलब एल्बम के सेल्स के रिकॉर्ड अभी बहुत जगह वो अनब्रेकेबल हैं, जितना मैंने सुना है। और आशिकी भी मेरे इस काउंटडाउन में शामिल है, किस पोजीशन पे है आपको भी पता चल जाएगा। तो उसके बाद एक के बाद एक हिट एल्बम वो देते रहे और उनकी खास बात ये थी कि वो मेलोडी को, जो कि 80 के दशक में वो मेलोडियस म्यूजिक जो 60 या 70 के दशक में काफ़ी लोकप्रिय थी, वो कहीं खो गई थी।
तो उस मेलेडी को वापस लाने में नदीम श्रवण जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जतिन ललित, अनु मलिक और आनंद मिलिंद के साथ, जिन्होंने 90s की का एक क्वार्टेट मैं कह सकता हूँ फॉर्म किया था। तो नदीम श्रवण का खास जो है वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे अपने धुनों या अरेंजमेंट के साथ, लेकिन उनके धुन में एक फ्रेशनेस होती थी, उनके धुन में एक सिंप्लिसिटी होती थी। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है, जो ज़्यादातर लोग जब मैं ये वीडियो बनाता, मैंने एक सर्वे किस्म का किया था अनऑफिशियल, ज़्यादातर लोगों ने कहा कि उनकी धुन में एक सादगी थी, एक रोमांस था, और उसकी वजह से इन्होंने लाखों दिलों की धड़कनों को, कितने दिलों की धड़कनों को उन्होंने जोड़ा और कितनों की दिलों की धड़कन ये बन गए, इसका हिसाब लगाना भी बहुत मुश्किल है। एक ज़माना था जब लोग जाकर कैसेट की दुकानों में बोलते थे, भैया इस फिल्म में नदीम श्रवण का म्यूजिक है क्या, तभी हम इसे खरीदेंगे। तो पेश एक खिदमत है दोस्तों नदीम श्रवण की 12 फिल्में। इसको बनाने में मैंने, इस काउंटडाउन को बनाने में मैंने 2 चीज़ों का ध्यान रखा। एक तो इनका ये संगीत कितना लोकप्रिय हुआ, एज एन एल्बम कितना लोकप्रिय हुआ, फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिजल्ट पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। और दूसरी बात यह है कि कौन सी फिल्मों में नदीम श्रवण ने अपनी वर्सेटैलिटी दिखाई है, मतलब एक ही तरह की धुनें रखी है या बहुत सारे मूड की धुनें रखी हैं। इसकी वजह से ना चाहते हुए भी मुझे कुछ एल्बम्स जैसे श्रीमान आशिक है, जैसे और भी 2-3 एल्बम है, ना चाहते हुए मुझे उन्हें काउंटडाउन से बाहर रखना पड़ा। तो मैं हमेशा 10 फिल्मों की जगह 12 फिल्मों का काउंटडाउन करना पसंद करता हूँ, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, राशियाँ भी 12 होती है, और मेरे काउंटडाउन में 12 ही फिल्में या गीत होते हैं। तो नंबर 12 पर जो फिल्म मैंने रखी है, वो फिल्म रिलीज़ हुई थी 1993 में, और ये फिल्म जानी मानी अभिनेत्री दिव्या भारती की बतौर हीरोइन आखिरी फिल्मों में से एक मानी जाती है, और इस फिल्म को पब्लिसाइज भी उसी तरह से किया गया था। फिल्म का नाम था रंग। इसको तलत जानी ने डायरेक्ट किया था, और दिव्या भारती के अलावा इसमें थे कमल सदाना, आयशा जुल्का, जितेंद्र और अमृता सिंह। इसके बोल समीर ने लिखे थे, और इसमें कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, इन सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन गीत गाए थे। मुझे खासकर इसके जो 3 गाने हैं बहुत पसंद है। वो 3 गाने ही बहुत लोकप्रिय हुए थे इस फिल्म के। एक तो था तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, जिसे आज भी बहुत सारे लोग मटके में लाइट वाला गाना कहते हैं, क्योंकि उसका पिक्चराइजेशन ही ऐसा था कि मटके में जो मटके लेके कुछ लड़कियां जा रही है, डांस कर रही है, और उन मटकों में बल्ब लगा हुआ है। उसके अलावा दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, और तेरी मोहब्बत ने दिल में मुकाम कर दिया, हम तुम पिक्चर देख रहे हो, ये सारे गाने बहुत बहुत लोकप्रिय और बहुत हिट हुए थे। हर टीवी काउंटडाउन शोज पर इसने नंबर 1 की पोजीशन हासिल की थी, और ये फिल्म ठीक ठाक चली भी थी। तो रंग के बाद जो फिल्म मैंने रखा है अपने काउंटडाउन में 11 नंबर पर, उस फिल्म का नाम है सिर्फ तुम। ये रिलीज़ हुई थी 1999 में। इसकी एक खास बात ये थी कि क्योंकि ये टी सीरीज़ पर आई थी, और उस वक्त टी सीरीज़ के जो मालिक है गुलशन कुमार, उनका निधन हो गया था, और बहुत लोगों ने ये अटकनें लगाई थी कि गुलशन कुमार की हत्या में नदीम साहब का हाथ है, नदीम सैफी का हाथ है। तो इस वजह से शायद इन लोगों ने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा, और इसी वजह से इन्होंने इस फिल्म का राइट तो रख दिया अपने पास, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर का नाम कैसेट पे नहीं था उस जमाने में। अब जो सीडीज आती है, या अब हम लोग जब यूट्यूब पर इसको देखते हैं, तो वहाँ नदीम श्रवण का नाम आता है, इसीलिए हमें पता है कि नदीम श्रवण का म्यूजिक था। तो इस फिल्म के भी गाने, खासकर एक गाना है जिसका बाद में रीमेक भी बनाया गया है, लेकिन ओरिजिनल गाना वाकई काबिल तारीफ है। उस गाने ने सुष्मिता सेन को भी एक लोकप्रियता का नया आयाम दिया था। वो गाना था दिलबर दिलबर दिलबर। उसके अलावा इस फिल्म में पहली पहली बार मोहब्बत की है, मेरे दिल में कौन है, और देखो ज़रा कैसे बल खा के चली है, ऊपर वाला अपने साथ है, सारे के सारे गाने बहुत हिट हुए थे और बहुत चले थे। 10वीं नंबर पर मैं जिस फिल्म को रखूंगा वो फिल्म थी शाहरुख मिर्ज़ा द्वारा निर्देशित और टेस मिर्ज़ा द्वारा निर्मित फिल्म सलामी। सलामी 1994 में आई थी, और ये फिल्म जो है, इस फिल्म की लोकप्रियता का कारण, फिल्म हिट भी हुई थी, और फिल्म की लोकप्रियता का कारण था इसका संगीत मेनली। हालांकि ये फिल्म एन ऑफिसर एंड जेंटलमैन की एक काफ़ी अच्छी रीमेक थी, लेकिन मेनली ये संगीत की वजह से ही चली थी। इस फिल्म में क्या बताऊं, मतलब एक से बढ़कर एक गाने थे, और सारे के सारे गाने बहुत हिट हुए थे। मूलतः इन गानों को कुमार सानू जी ने ही गाया था, और
इसमें चेहरा क्या देखते हो, ये तो एक ब्लॉकबस्टर गाना है, आज भी लोग ये रेडियो पे देते हैं तो सुनते हैं लोग इसको। इसके अलावा तुम्हें छेड़े हवा चंचल मेरा बहुत पसंदीदा गाना है। दिल जब से टूट गया, फिर खूबसूरत है वो दिल का मेहमान है, और एक मेरा बहुत ही पसंदीदा थोड़ा अंडररेटेड गीत है मेरे ख्याल से, जिसका मतलब गाना ओपन होता है लिरिक्स से, हाँ जब हाले दिल तुमसे कहने को मैं मिलने आती हूँ, पर देख तेरा दीवानापन मैं सोच में पड़ जाती हूँ। प्लीज़ मुझे गाने को मत कहिएगा, ठीक है। हाँ, मैं गाना गाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा होता जाएगा। तो ये थी सलामी 10वें नंबर पर। नंबर 9 पे मैंने जिस फिल्म को रखा है, ये फिल्म आशिकी के तुरंत बाद ही रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म ने भी काफ़ी लोकप्रियता हासिल की थी अपने कॉन्सेप्ट के कारण और फिल्म के संगीत के कारण। फिल्म को डायरेक्ट किया था महेश भट्ट साहब ने, और फिल्म का नाम था साथी। तो साथी में बहुत सारे लोगों ने गाना गाया था। कुमार सानू जी ने गाना गाया था, अनवर जी ने गाया गया था। कुमार सानू और अनवर का इकलौता, शायद पूरे उनके करियर का इकलौता डुएट है इस फिल्म में। ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है। इसके अलावा कुमार सानू का एक ब्लॉकबस्टर गाना है जिसके बोल बहुत ही खूबसूरत है और आज भी रेलिवेंट है। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। इसके अलावा हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया, फिर आज तुम ओ सनम, याराना यार का, सारे के सारे गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए थे। फिल्म भी हिट थी और उसके गाने भी बहुत ही हिट हुए थे। नंबर 8 पर जिस फिल्म को मैंने रखा है इस काउंटडाउन में, वो फिल्म भी महेश भट्ट जी ने ही डायरेक्ट की थी, और इस फिल्म को बहुत लोकप्रियता मिली थी जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो। और उसके जो प्रोड्यूसर थे वो मुकेश भट्ट और गुलशन कुमार जी थे। जी हाँ, फिल्म का नाम था सड़क, और इसके मुख्य कलाकार थे संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक तिजोरी, नीलिमा आजिम, पंकज धीर, और बहुत ही खास रोल में सदाशिव उमरपुरकर। फिल्म की कहानी टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी, लेकिन काफ़ी ओरिजिनल ट्रीटमेंट भी था इसमें। इसका सीक्वल जो है, इसके साथ आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हैं। बतौर फिल्म, बतौर संगीत, सड़क कई ज़्यादा सुपीरियर फिल्म थी। सड़क के कई गाने हैं जो आज भी काफ़ी सारे रेडियो स्टेशन पे बजते हैं, जैसे कि रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। और इस एल्बम का अगर सबसे अच्छा गाना माना जाए तो तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। और इसके अलावा भी तक दिन दिन तक और मोहब्बत बढ़ती जाएगी, ये सारे गाने भी काफ़ी पॉपुलर हुए थे। 7वें नंबर पर मैं जिस फिल्म को रखूंगा उसमें भी दिव्या भारती थी। ये उनके करियर की दूसरी हिंदी फिल्म थी, और उसके साथ एक नए हीरो आए थे पृथ्वी, जो ज़्यादा नहीं चले दुर्भाग्यवश। हालांकि वो काफ़ी गुड लुकिंग थे, लेकिन वो फिल्मों में ज़्यादा नहीं चले। उसके साथ सनम नाम की एक हीरोइन भी लॉन्च हुई थी इस फिल्म से। फिल्म का नाम था दिल का क्या कसूर। इसके डायरेक्टर थे लॉरेंस डिसूजा साहब, और इस फिल्म में बहुत बढ़िया बढ़िया गाने हैं। इस फिल्म की भी लोकप्रियता का कारण शायद इसके गाने ही होंगे। फिल्म में जितनी बिजनेस की होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बिजनेस तो नहीं की थी मैं जितना जानता हूँ, लेकिन जितनी बिजनेस की थी उसके संगीत के कारण ही किया था। इस फिल्म में बहुत बढ़िया बढ़िया गाने हैं। मेरा पसंदीदा गाना है गा रहा हूँ इस महफिल में। इसके अलावा दिल का क्या कसूर टाइटल सॉन्ग भी बहुत ही खूबसूरत है। मिलने की तुम कोशिश करना, मेरा सनम सबसे प्यारा है, और खता हो जब कि हम हाले दिल किसी से कहें, बहुत ही खूबसूरत गाना है ये भी। तो ये सारे गाने बहुत ही पॉपुलर हुए थे, और दिल का क्या कसूर एक ट्रेजिक लव स्टोरी थी जिसको इसके संगीत ने भी काफ़ी जस्टिफाई किया। और इस फिल्म में हर तरह के गाने थे, जहाँ इस तरह एक तरह का पेपी नंबर भी था, दिल जिगर नज़र क्या है, वहाँ मेलोडियस गाना भी था, आशिकी में हर आशिक जो टाइटल सॉन्ग है, और गा रहा हूँ इस महफिल जैसा ट्रेजिक गाना भी इस फिल्म में था। तो एक कुल मिलाकर बहुत ही वर्सेटाइल एल्बम थी दिल का क्या कसूर। 5वें नंबर पर जो फिल्म मैंने ली है वो थोड़ी सी शायद लोगों को अनयूजुअल चॉइस लगे, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये एल्बम बहुत ही पसंद है। इस फिल्म का नाम है आतिश। इसके डायरेक्टर थे संजय गुप्ता, बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म। इस फिल्म में भी संजय दत्त थे, रवीना टैंडन थी, अतुल अग्निहोत्री, करिश्मा कपूर, अजीत और शक्ति कपूर, तनुजा, ये सारे लोग थे इस फिल्म में।
इस फिल्म को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसके जो संगीत है, अगर आप इस संगीत को सुनेंगे तो आपको नदीम श्रवण का सिग्नेचर टच जो है वो ज्यादा नजर नहीं आएगा। जो लोग कहते हैं कि नदीम श्रवण एक ही तरह का ऑर्केस्ट्रेशन करते हैं या उनका सुर एक ही तरह के सुनाई देते हैं, इस फिल्म के गाने को सुनने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी एक गलत फहमी दूर हो जाएगी। क्योंकि अगर आप अचानक इस फिल्म को सुनेंगे और म्यूजिक डायरेक्टर का नाम आपको पता नहीं होगा, आपको लगेगा कि इसके म्यूजिक डायरेक्टर शायद जतिन ललित है या अनु मलिक है, क्योंकि उस किस्म का म्यूजिक इस फिल्म में नदीम श्रवण ने दिया था। इस फिल्म में एक बहुत ही पेपी गाना है जो बहुत लोकप्रिय हुआ था, दिल 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 मैं तेरे प्यार में खोया, जिसको जॉली मुखर्जी ने पूरे एनर्जी के साथ गाया था। उसके अलावा भी या दिल रुबा एक गाना था जो कि हालांकि कॉपीड गाना था लेकिन अरेंजमेंट इसकी बहुत इनोवेटिव थी। उसके अलावा खाते हैं हम कसम, काश तुम मुझसे एक बार कहो, और मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना जो शायद एटलीस्ट मैंने जो फिल्म में देखा है, फिल्म में ये गाना नहीं था, हसरतें है बहुत मगर तुमसे मैं क्या कहूँ, बहुत ही खूबसूरत गाना है। मतलब नदीम श्रवण के अगर सिर्फ गानों को लेकर एक टॉप 10 बनाया जाए तो उसमें ये गाना मैं तो शामिल करना चाहूंगा कम से कम। नंबर 4 पर जो फिल्म है, इस फिल्म ने बहुत बड़ा बिजनेस किया था बॉक्स ऑफिस पर। इस फिल्म की कहानी की वजह से, इस फिल्म में 2 नए चेहरों की वजह से, और सबसे बड़ी बात है इस फिल्म के मधुर संगीत की वजह से। यह फिल्म थी दिनेश पटेल निर्मित और कुकू कोहली द्वारा निर्देशित फिल्म फूल और कांटे। ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। लम्हे और अकेला जैसी फिल्मों को इसने धूल चटा दी थी और इसकी मुख्य वजह इसका संगीत था। ऑब्वियसली अजय देवगन ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। मधु ने भी इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था, वो भी बहुत खूबसूरत लगी थी, उनका काम भी अच्छा था। अमरीश पुरी का तो खैर काम बहुत ही अच्छा था, लेकिन मेन जो वजह है इस फिल्म के हिट होने की वो था इसका मधुर संगीत। इस फिल्म के एक एक गाने, इसकी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, एक एक गाना जो था सुपर हिट हुआ था उस वक्त। हर दुकान, हर गली कूचों में गाने बजते थे। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, तुमसे मिलने को दिल करता है, मेरा फेवरेट गाना धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, पहली बारिश में और तू, दिल ये कहता है कानों में तेरे, सारे के सारे गाने एक से बढ़कर एक। नंबर 3 पर वो फिल्म है जो 90s में लव ट्रायंगल की नींव रखते हुए नजर आती है और इस फिल्म में संजय दत्त को एक नया मुकाम दिया एज अ रोमांटिक लीड। उससे पहले वो एक्शन रोल या थोड़े से ग्रे शेडेड रोल्स के लिए ज़्यादा जाने जाते थे, लेकिन रॉकी के बाद उनकी पहली फिल्म थी। इतनी बड़ी सक्सेसफुल रोमांटिक लीड उन्हें कभी नहीं मिली, फ्यूचर में भी मिली है कि नहीं मुझे बहुत डाउट है इस पर। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, आप समझ ही गए होंगे। फिल्म का नाम था साजन और संजय दत्त के साथ इसमें थे माधुरी दीक्षित, सलमान खान, इन दोनों ने भी कमाल का काम किया था इसमें। कादर खान थे, रीमा लागू जी थी, लक्ष्मीकांत बर्डे थे। इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी थी, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था, लॉरेंस डिसूजा ने बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया था इसको। लेकिन सभी मानेंगे इस बात को कि इस फिल्म का सबसे बड़ा यूएसपी, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था इसका संगीत। इसमें भी हर तरह के गाने हैं और एक एक गाना सुपर हिट हुआ था उस वक्त। कोई एक गाना आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि जो कम पॉपुलर था। देखा है पहली बार परफेक्ट डांस नंबर था, मेरा दिल भी कितना पागल है, बहुत ही खूबसूरत जैसा इसका लिरिक्स, वो मेरा फेवरेट गाना है बाय द वे इस फिल्म का। और दूसरा और एक गाना है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, तू शायर है मैं तेरी शायरी। सलमान खान के ऊपर पिक्चराइज किए गए 2 पेपी नंबर्स है, पहली बार मिले हैं और तुमसे मिलने की तमन्ना है, जो मेरे इस एल्बम का सेकंड फेवरेट गाना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना, एसपी बालासुब्रमण्यम साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ गाया है। तो इस फिल्म के सारे गाने, जिए तो जिए कैसे, मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये 90s के सबसे बेस्ट ट्रैजिक सॉन्ग्स में ये गाना आएगा। और इसके 3 वर्जन है, तीनों वर्जन सुनने में आपको अच्छे लगते हैं और गाने बहुत स्मूथ, मेलोडियस, रोमांटिक, नदीम श्रवण के सिग्नेचर स्टाइल वाले थे। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे मैंने रखा है वो वही फिल्म है जिसकी वजह से नदीम श्रवण को एक नई पहचान मिली। उनका बिग ब्रेक जो था, स्ट्रगल के बाद एक बिग ब्रेक, आशिकी के गाने के बारे में मतलब कहना जैसे, मतलब हिंदी में कहते हैं ना सूरज को दिया दिखाने के जैसा होगा। फिर भी मैं कहूँगा कि जो आशिकी के गाने थे उसका जो नदीम श्रवण का जो सिग्नेचर टच वाला म्यूजिकल अरेंजमेंट है गिटार वगैरह के साथ और वायलिन वगैरह के साथ, वो इसी फिल्म से शुरू हुआ। इसके पहले नदीम श्रवण क्या करते थे कि पप्पी लहरी के स्टाइल में कभी बनाते थे, कभी आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन के स्टाइल में बनाते, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के स्टाइल में बनाते थे। लेकिन इस फिल्म से उन्होंने
अपना एक सिग्नेचर स्टाइल ढूंढ निकाला और इसको उन्होंने अंत तक पकड़े रखा। इस फिल्म के एक एक गाने, मतलब एक एक गाने ने एक लेजेंड, एक कल्ट स्टेटस, एक हाइट अचीव कर ली थी। कुमार सानू इतने बड़े स्टार बन गए थे आशिकी के बाद कि उनके बंगले का नाम, जो मुंबई में उनका बंगला है, उस बंगले का नाम ही उन्होंने आशिकी रख दिया था। फिल्म ने प्लेटिनम डिस्क, न जाने कितने सारे डिस्क अचीव किए, वो तो अलग बात है। इस फिल्म का सबसे अच्छा गाना अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे दो लगते हैं। एक तो है धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, हालांकि ये थोड़ी सी एडॉप्टेड गाना, थोड़ा सा इंस्पायर्ड गाना है, लेकिन इंस्पायर्ड गाने तो कई हैं जिन्होंने कल्ट स्टेटस हासिल किया है बॉलीवुड में, और ये इंस्पायर्ड गाना होने के बावजूद भी इसकी एक अलग पहचान है, इसलिए आज भी इसके रीमेक्स बनते हैं, रिमिक्सेस बनती हैं। इसके अलावा इसका टाइटल सॉन्ग सांसों की ज़रूरत है जैसे बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स, उससे भी खूबसूरत म्यूज़िक, मैं दुनिया भुला दूंगा, जाने जिगर जाने मन, जो कि मुझे अभी भी याद है, एल्बम का पहला गाना था जाने जिगर जाने मन, और उदित नारायण का गाया हुआ इकलौता गाना था मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है, बहुत ही खूबसूरत गाना, मेरा सेकंड फेवरेट गाना इस एल्बम का। इसके अलावा भी तू मेरी ज़िंदगी है, नज़र के सामने, जिगर के पास, क्या कहूँ, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, मतलब गानों की लिस्ट, मतलब गाने इतने खूबसूरत थे कि फिल्म भी अच्छी थी वैसे, लेकिन गानों की वजह से ही लोग आशिकी को याद रखेंगे मुझे लगता है। और राहुल रॉय, अनु अग्रवाल की फ्रेश पेयरिंग पे गाने बहुत जचे भी थे, बहुत अच्छे से पिक्चराइज भी किया गया था उनको, लग रहा था कि किसी म्यूज़िक एल्बम का पार्ट है। तो आशिकी एक मील का पत्थर है नदीम श्रवण के करियर में, 90s के ओवरऑल म्यूज़िक में। बेस्ट नंबर 1 मैंने किसको रखा है? नंबर 1 पे मैंने सुभाष घाई की फिल्म परदेस को रखा है। इसकी फिर से एक वजह है, वजह यह है कि फिर से अगर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो एल्बम है, इसके एक दो गानों को छोड़कर अगर आप बाकी सारे गाने सुनेंगे तो आपको, जो मैंने कहा ना, नदीम श्रवण की जो सिग्नेचर स्टाइल है, उस सिग्नेचर मेलोडी है, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि बहुत ही मोनोटोनस टाइप का उनका संगीत होता है, ये मिथ पूरी तरह से डिस्पेल हो जाएगा। मतलब कि ये जो वहम है बहुत लोगों का पूरी तरह हट जाएगा अगर आप परदेस के एक एक गाने की एनालिसिस करें। जहाँ पिया वहाँ मैं, ये मेरा इंडिया, दो दिल मिल रहे हैं, मेरा सबसे फेवरेट गाना, आप लोगों का भी शायद सबसे फेवरेट गाना यही होगा यकीनन, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, ये दिल दीवाना, जिसने सोनू निगम को एक बड़ा स्टार बनाया, और जो यूएसए का गाना है, ये सारे गाने जो हैं एक से बढ़कर एक है और एक दूसरे से बहुत अलग है। मतलब और नदीम श्रवण के यूजुअल संगीत से तो बहुत ही अलग है। इससे पता चलता है कि उन्हें अगर क्रिएटिव फ्रीडम दी जाती है तो नदीम श्रवण ने भी अपने संगीत में अपनी वर्सेटैलिटी दिखाई है। और इस फिल्म का जो मूड था, इस फिल्म का जो थीम था, देश और देश से जाना, परदेश में जाना, तो दोनों तरह के म्यूजिक की ज़रूरत थी। उन्होंने इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरह के म्यूजिक को बहुत अच्छे से फ्यूज़ किया, बहुत अच्छे से मिलाया उनको, और एक नई तरीके का ही संगीत सबको दिया उन्होंने। और मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि इस एल्बम को और भी सारे अवार्ड्स मिलने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो मिले नहीं। इन 12 फिल्मों के अलावा भी नदीम श्रवण ने, मैं जानता हूँ, अनगिनत फिल्में दी होंगी। अगर इस काउंटडाउन में आपको लगता है कि उन फिल्मों को जगह मिलनी चाहिए, मैं जानता हूँ बहुत लोग कहेंगे आपने हम है राही प्यार के नहीं दी, आपने दीवाना नहीं दी। यकीन मानिए नदीम श्रवण के लिए 20 फिल्मों का काउंटडाउन भी शायद छोटा पड़ेगा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मैंने पहले दो कंडीशन है, उनको दिमाग में रखे ही मैंने इन फिल्मों को चुना है एज एन एल्बम। मैंने इन फिल्मों को फिल्म के हिसाब से कभी चुना ही नहीं, एज एन एल्बम मैंने इनको चुना है। और जहाँ पर नदीम श्रवण की वर्सेटैलिटी देखने को मिली है, और ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी भी एक पैरामीटर मैंने रखा था, तो तीनों को मिलाकर जो पैरामीटर बना उसी के बेस पे मैंने ये काउंटडाउन तैयार किया है। 12 नदीम श्रवण के एल्बम्स अगर आपको अच्छे लगे हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, और जैसा मैंने कहा जो और भी कोई एल्बम्स है उन्हें भी सजेशन पे लिखिएगा। आज बस इतना ही। आयुष्मान मित्र आपसे विदा चाहता है। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे और नए विषय के साथ मिलेंगे, और एक नई आशा के साथ भी मिलेंगे कि हम कोविड-19 का डट के मुकाबला करें, अपने आप को वैक्सीनेटेड करें जितनी जल्दी हो सके। और आप लोगों के लिए मेरी दुआ है कि आप लोग स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। नमस्ते, गुड नाइट।